जैसा आप जानते हैं कि कल दिन भर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों की और जो एनडीए की सरकारें हैं, जैसे बिहार और पंजाब, वहाँ बिहार में हमारे उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, पंजाब में हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं भगत जी, और इनके अलावा जहाँ जहाँ हम विपक्ष में प्रमुख विपक्षी दल हैं, उसके नेता along with the entire central leadership of the BJP attended this meeting. और ये मीटिंग एक बहुत छोटे से लंच ब्रेक के साथ 10 बजे से शुरू होकर 6 बजे के बाद तक चली। उद्घाटन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी जी ने किया और समारोप किया आडवाणी जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष हैं। और अर्जुन मुंडा जी को छोड़कर, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और जो सब लोग जानते हैं कि अस्वस्थ हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सब लोग दिन भर रहे। हम लोगों ने इसका जो इंतज़ाम किया था वो इस तरह किया था कि गडकरी जी के उद्घाटन भाषण के बाद हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को या उसके प्रतिनिधि को यह अवसर दिया गया कि वह अपने प्रदेश की बात रखे उस कॉन्टेक्स्ट में जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट था और जिस पर मैं आ रहा हूँ। और विस्तार से मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी और उसके बाद हम लोगों ने 2 खास विषयों पर चर्चा की, लगभग 1.5-2 घंटे। एक चर्चा थी सुशासन के ऊपर, जिसकी शुरुआत श्रीमती सुषमा स्वराज ने की, और एक था संघीय ढांचे के ऊपर, फेडरलिज्म के ऊपर, जिसकी शुरुआत अरुण जेटली जी ने की। और उसके बाद काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई, सब लोगों ने उसमें भाग लिया। और फिर अंत में, जैसा हमने कहा, आडवाणी जी ने उसको समअप किया। और जो कल ब्रीफिंग हुई थी प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा और अन्य सूत्रों से आपको जो खबरें मिली थी, वो आज के अखबारों में है, और आप सबको धन्यवाद कि आपने उसको कवर किया। लेकिन मित्रों, आज हम स्ट्रक्चर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि कल की ये बैठक बहुत ही विशेष थी। It was very special and very important. It was very special and very important because, as I had told you on the 16th August, it was being held in a certain backdrop. And what is that backdrop? What is that context? The backdrop or the context is, one, the collapsing economy of the country, जिसका मैंने उस दिन थोड़ा जिक्र किया था. The second is unheard of scandals of corruption of this government, and the third is complete paralysis of decision making. ये 3 जो फैक्टर्स हैं, ये थे बैकड्रॉप में, और हम लोगों ने इसको ध्यान में रखकर चर्चा की थी. और मैं इस देश का वित्त मंत्री रहा हूँ कई सालों तक,
और मैं आपसे जेन्युइनली शेयर करना चाहूँगा, द फीलिंग दैट आई गॉट आफ्टर टॉकिंग टू द चीफ मिनिस्टर्स was one of complete despair at the functioning, the manner of functioning of the government of India. आपको याद होगा कि जब हम लोग वैल्यू एडेड टैक्स वैट इंट्रोड्यूस करना चाहते थे राज्यों में, एंड वी टुक द इनिशिएटिव एट द सेंटर, तो उसमें जो चीफ मिनिस्टर्स की कमिटी हम लोगों ने बनाई, उसके अध्यक्ष थे पश्चिम बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बासु, और जो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स बना, उसके अध्यक्ष उस समय थे पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री डॉक्टर आशिम दास गुप्ता। The reason was that they were the longest serving chief minister and finance minister of the country. इसलिए उनसे आग्रह किया कि भाई आप इस जिम्मेदारी को संभालें, और हाल तक डॉक्टर आशिम दास गुप्ता इस कमेटी के अध्यक्ष थे, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, और अभी श्री सुशील मोदी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक भार संभाला है। क्यों किया हम लोगों ने ऐसा? बिकॉज वी वॉन्टेड टू रीच आउट टू एवरी स्टेट, एंड वी वर नॉट मेकिंग एनी डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द पॉलिटिकल कलर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मुझे कल क्यों निराशा हुई? मुझे कल निराशा इसलिए हुई दैट स्टेट आफ्टर स्टेट told the meeting how they were being discriminated against. They told us how the accepted and evolved norms of federalism in our polity have been thrown to the winds by the UPA government in the last 8 years. इसको सुनकर निराशा हुई। अब कोई कारण नहीं है कि आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो केंद्र की फ्लैगशिप स्कीम है, उसके पैसे को रोक कर रखें आप 3-3 साल किसी राज्य के लिए। कोई कारण नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन जो है JNURM, उसके पैसे राज्यों को नहीं दिए जाएं। कोई कारण नहीं है कि राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना का जो कार्यक्रम है, उसके पैसे को फ्लिम्जी ग्राउंड्स पर रोक के रखा जाए। जो फंड्स का डिसबर्सल है केंद्र सरकार के द्वारा, जो 2 पार्ट में होता है, आप जानते हैं। एक तो जो फाइनेंस कमीशन से कवर्ड होता है, दैट इज ए शेयर इन टैक्सेस विच गोज almost automatically from the central government to the state governments. उसमें कोई हस्तक्षेप करने की कहीं गुंजाइश भी नहीं है। दूसरा है जो प्लानिंग कमीशन के ग्रांट्स हैं। तो प्लानिंग कमीशन के ग्रांट्स में ये भेदभाव देखने को मिला, और जो संघीय ढांचे पर प्रहार हो रहा है वह इस तरह हो रहा है कि जैसे माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है इस देश में, अब भारत सरकार उसमें संशोधन करना चाहती है, अमेंडमेंट करना चाहती है, और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेटर बहाल करना चाहती है। अब हम लोगों ने बहुत रेगुलेटर्स बहाल किए। रेगुलेटर बहाल करने में कोई कहीं कठिनाई नहीं है, लेकिन माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेटर जो होगा, उसको वो इस बात का ये शक्ति देना चाहते हैं कि वो
न केवल इन्वेस्टिगेशन करेगा बल्कि प्रोसिक्यूशन भी करेगा। राज्यों में के अधिकार क्षेत्र में जो बात आती है उसमें ये हस्तक्षेप करके इन्वेस्टिगेशन करेगा, प्रोसिक्यूशन करेगा, जैसे लगभग एनसीटीसी में प्रावधान था जिसका विरोध हुआ और भारत सरकार को फिर उसको डाइल्यूट करना पड़ा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं अपने समय का कि हम लोगों ने भी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर बनाया था, लेकिन हम लोगों ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर बनाए जो भारत सरकार के कामकाज को देखती है, और हर स्टेट को हमने कहा कि आप अलग से अपना रेगुलेटर बनाएं, और हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर बनाया है। और ये काम ठीक से चल रहा है क्योंकि दोनों में क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है, और हम उनके काम में दखल नहीं देंगे, वो हमारे काम में दखल नहीं देंगे, वो चल रहा है। लेकिन जो मिनरल्स का, माइंस का जो पावर है राज्य सरकारों का, उसमें इस तरह हस्तक्षेप करके और केंद्र के रेगुलेटर को ये सारा पावर देना, ये बात बिल्कुल जचती नहीं है, और इसका राज्यों ने विरोध किया। इसके अलावा जो फिस्कल मैनेजमेंट है, एक तरफ तो आप जानते हैं भारत सरकार की हालत कितनी पतली है इस मामले में। The fiscal deficit of the government of India last year, which ended on 31st March, was 6.9%. And the projected fiscal deficit for the current year is 5.1%. As against that, through better fiscal management, the states have, मैं एक लिखित इस पर वक्तव्य भी आप लोगों को दूंगा, मैं हाइलाइट्स जो हैं वो बता रहा हूं कल के इसका, कि स्टेट्स का लिमिट है 3% ऑफ फिस्कल डेफिसिट, क्योंकि सब लोगों ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बनाया हुआ है जिसमें कि सीमा बांधी गई है 3% ऑफ द स्टेट जीडीपी। हमारे सारे स्टेट उसके नीचे हैं, 3% से नीचे हैं, और जहां एक और केंद्र का फिस्कल डेफिसिट इज टच्ड 5.9 लास्ट ईयर, द स्टेट्स फिस्कल डेफिसिट वाज ओनली 2.3%, all the states of India put together. And what is even more encouraging is that जितने हमारे रूल्ड स्टेट्स हैं या एनडीए स्टेट्स हैं, दे ऑल हैव ए रेवेन्यू सरप्लस। और आप जानते हैं कि रेवेन्यू सरप्लस का मतलब यह हुआ कि यू आर ट्रांसफरिंग दीज रिसोर्सेज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर। ईच स्टेट हैज ए रेवेन्यू सरप्लस। भारत सरकार का जो बजट आप देखेंगे तो उसमें लगभग 82% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और मात्र 18% 17% कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो our states have managed the finances of the states extremely well. और दूसरी तरफ the financial indiscipline of the government of India comes out in sharp contrast. But the most important thing is that despite all these problems, despite the drought, and despite the problems and the obstacles created by the government of India in the developmental path of the state governments, our states and all of them have performed extremely well. जो 11th plan था, उस 11th plan में if the national average growth rate was 8.2%, the growth rate of the BJP NDA ruled states was 1 whole percentage point more.
than the national average. And some of our states, like Madhya Pradesh, Gujarat, Bihar, they have grown in excess of 10%. And it's not merely that we are looking at growth rates in isolation. We have also looked at the quality of the growth rate. And what does the quality of the growth rate show? The quality of the growth rate shows that this growth has come largely from agriculture. And in state after state, through innovative schemes, agricultural growth rate has been in excess of 10%. जबकि भारत सरकार में 3%, 3.5% होता है तो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया. This is the performance of the BJP ruled states. And when I talk about the quality of performance or the growth rate, it is the development of infrastructure. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत फंड्स नहीं मिल रही हैं तो हमारे राज्यों ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू कर दी है अपने रिसोर्सेज से. नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम में इतना भेदभाव बढ़ता जा रहा है. राज्यों ने अपना हाईवे बनाना शुरू कर दिया है. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर भेदभाव बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गढ़ लिया है, डिज़ाइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत वो काम कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात भारत सरकार करती है कि उनके विकास का एक सबसे बड़ा जो फंडामेंटल पॉइंट है वो इंक्लूसिव ग्रोथ, ये तो नहीं कर पाए, लेकिन हमारे राज्यों ने करके दिखाया. एंड दे हैव टच्ड एवरी सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. सड़क पर जो हॉकर बैठा है, जो रोजमर्रे मजदूरी का काम करता है, जो महिलाएं हैं, दूसरे वीकर सेक्शंस हैं, जो अनुसूचित जनजाति के लोग जंगलों में जाके फॉरेस्ट प्रोड्यूस पिकअप करते हैं, उनको सपोर्ट प्राइस देकर राज्य खरीद लेती है और फिर आगे उसको बेचती है. झारखंड कई चीज़ों के चलते बहुत बदनाम है, लेकिन झारखंड में झारक्राफ्ट ने जो विकास का काम किया है वो देखने लायक है और उसका जो इम्पैक्ट है रूरल एरियाज़ में. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हर तबके के जीवन को हम छुएंगे, ये सारा कुछ काम हमारे यहाँ हो रहा है. और इसीलिए इन सब बिंदुओं पर जब चर्चा हुई, फिर ई गवर्नेंस, इसमें कर्नाटक ने तो बहुत आगे काम किया है, लेकिन लगभग सारे राज्यों ने ई गवर्नेंस का फॉर्मूला अपनाया है. और यहाँ तक कि जो इंजीनियरिंग का काम होता है उसमें ई मेजरमेंट के आधार पर ई पेमेंट, सिटीजन्स चार्टर, उसके बाद लैंड रजिस्ट्रेशन में गवर्नेंस, प्रोक्योरमेंट में ई गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ध्यान में लाई गई. एंड दिस इज सच ए fantastic model of growth. I don't think, there is any parallel which we have seen earlier of this model of growth, which I can only describe as Sarvodaya strengthened by Antyodaya. सबका विकास, लेकिन जो अंत में है उसका विकास विशेषकर. अब मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको.
ये बात अक्सर हम ध्यान में नहीं लाते हैं कि जुडिशरी स्टेट्स में चीफ जस्टिस होते हैं, आपने किसी को वहाँ पोस्ट कर दिया किसी स्टेट के हाई कोर्ट में, और आपने वहाँ पर पोस्ट करके उनको 3 महीने 6 महीने एक तरह से प्रोबेशन पर रखा, कंफर्म नहीं किया, और जब आपने देखा कि वो मुआफिक हैं, ही इज़ फेवरेबल, देन आप करते हैं। I mean, who would have imagined this innovative way of managing the judiciary? लेकिन ये सरकार कर रही है, और इसीलिए वो नेशनल जुडिशियल कमीशन की जो बात हम लोगों ने उठाई थी, वो बात फिर से कल आई कि वी मस्ट हैव ए नेशनल जुडिशियल कमीशन विच विल take away, this kind of discretion from the central government and put it in the hand of a neutral body. उसी प्रकार सरकारिया कमीशन का जिक्र हुआ कि बहुत सारी उसकी सिफारिशें अभी भी अनइम्प्लीमेंटेड हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि एक सरकारिया कमीशन के बाद पुंछी कमेटी बनी थी, उसका रिपोर्ट ठंडे बस्ते में है। सबसे द मोस्ट शॉकिंग इज देयर इज एन इंटर स्टेट काउंसिल। It's a constitutional provision that there will be an inter-state council where the chief ministers will meet and discuss non-developmental issues, because the developmental issues they discuss in the National Development Council, the NDC. The inter-state council has not met after 2006. आप सोचिए कि संविधान की इतनी एक गंभीर व्यवस्था है जिसको इस सरकार ने बिल्कुल नज़रअंदाज करके रखा हुआ है। और वी आर इंक्रीजिंगली विटनेसिंग a tendency towards centralization by the UPA government. It's not merely assault on the federal structure through various creeping ways. Stealthily, they are taking away the powers of the state governments. इसको लेकर कल जाहिर है कि सारे मुख्यमंत्रियों ने, राज्यों के प्रतिनिधियों ने गंभीर चिंता व्यक्त की कि इससे चलना मुश्किल है। उसके बाद भी हमारे राज्य अच्छा कर रहे हैं, डिस्पाइट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वुड एक्चुअली हैव बीन ए पार्टनर, बट इट हैज़ बिकम एन ऑब्स्टिकल। उसके बाद भी हमारे राज्य अच्छा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है। और उससे भी ज़्यादा संतोष का विषय है कि भारत सरकार का स्लोगन इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के स्लोगन को। भारत सरकार जो इम्प्लीमेंट कर रही है वो आप जानते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब इंक्लूसिव करप्शन, ऑल राउंड करप्शन। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्रोनी कैपिटलिज्म। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ओवर सेंट्रलाइजेशन। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब अनब्रिडल्ड इन्फ्लेशन ओवर द ईयर्स। ये इनके उदाहरण हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। तो इसीलिए मित्रों, जैसा मैंने कहा कि यह जो बैठक हुई थी वो बहुत विशेष परिस्थिति में हुई, गंभीर बैठक हुई। इसका बहुत पॉजिटिव आउटकम आया है, क्योंकि एक तरफ हम लोगों ने भारत सरकार के परफॉर्मेंस को रखा और दूसरी तरफ अपनी सरकारों का परफॉर्मेंस देखा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वी हैव सीन द एमर्जेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। जो अटल जी की सरकार से शुरू हुआ
an alternative model of development, and it is now in full blossom in the BJP ruled states, this alternative model. And if we are the alternative party of governance, then this is the model that we propose to implement when given a chance, where there will be true federalism, where there will be true inclusive growth, where the states will be fully partners in the developmental process with the central government, and where the institutions created by our constitution will be fully operational and in full play. ये निष्कर्ष कल की बैठक से निकला है कि, और इसीलिए हम लोग जो रिटन स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको, उसमें इन सब बातों के अलावा और कई बातों का जिक्र है। और एक खास बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि उसमें अंत में कुछ इलस्ट्रेटिव लिस्ट हम लोग उस स्टेटमेंट में दे रहे हैं हर राज्य के बारे में, कि उनका क्या पेंडिंग है, कैसे उनको परेशान किया जा रहा है। ये जो उन्होंने कल बातों का जिक्र किया, उसका हम लोग उसमें अलग से एक उल्लेख कर रहे हैं, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया, दो इट इज़ ओनली एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट, द एग्जॉस्टिव लिस्ट इज़ मच लार्जर, कि कैसे हो सकता है। और आप जब उन राज्यों के बारे में लिखें, खास करके जो लोकल मीडिया उन राज्यों की है, तो उसमें इस लिस्ट से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो मुख्य रूप से मित्रों, हमको कल की बैठक के बारे में यही आपको जानकारी देनी थी। अब आपके कुछ सवाल होंगे तो उनको टेकअप करेंगे। देखिए, उस दिन 16 तारीख को जब मैं आपसे मिला था, तो मैंने कहा था कि ये कोई राज्यों के परफॉर्मेंस की समीक्षा बैठक नहीं हो रही है, और निश्चित रूप से अंक देने का एक्सरसाइज नहीं था ये, कि तुमको 10 दिया, 10 में 9 दिया, तुमको इतना किया। हम लोग एक खास संदर्भ में इस बैठक को कर रहे थे, और हम लोग सारे राज्यों के प्रतिवेद जो उन्होंने बातें रखी, उससे हमें संतोष हुआ, उससे हमें खुशी हुई। एंड अडवाणी जी, मैं आपको बताऊं कि कल अडवाणी जी का कुछ और भी कार्यक्रम था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि यशवंत जी, मैं दिन भर तो नहीं रह पाऊंगा, शाम को आता हूं। तो मैंने कहा नहीं, आप इनॉग्रल सेशन में आ जाइए, फिर देख लीजिएगा। वो इतना, द डिस्कशंस वेर सो इंटरेस्टिंग दैट अडवाणी जी स्टेड राइट थ्रू, डिडंट लीव द मीटिंग फॉर ए मिनट। और अपने समारोह भाषण में उन्होंने कहा कि कई बार हम लोगों ने मुख्यमंत्रियों की इस प्रकार की बैठक की है, और हर बैठक में कुछ न कुछ हमको जानने का, सीखने का मौका मिला, लेकिन कल की बैठक बहुत विशेष थी। ये अपने समारोह भाषण में उन्होंने समापन और निर्मला जी हमको याद दिला रहे हैं कि समापन और संतोष, समाधान, ये बातें उन्होंने कल अपने समारोह भाषण में कहा। That's what I told you, that even the 6.5% growth rate that we registered as a nation, as a country last year, has been in a large measure the contribution of the BJP ruled states, which are growing in excess of 10%. ऐसा था नहीं, लेकिन अगर है भी तो ये कोई जुर्म नहीं था। क्या तैयारी तो बराबर राजनीतिक दल करते रहते हैं। और अगर कल की बैठक के बाद से देखिए, कल की बैठक का जितना लिटरेचर हम लोगों को मिला है ना, वी आर गोइंग टू पुट इट टुगेदर। हर राज्य का जो प्रगति प्रतिवेदन उन्होंने दिया, अपनी दिक्कतें रखी, वी आर गोइंग टू पुट इट ऑल टुगेदर एंड मेक इट अवेलेबल टू यू, लेट इट कम इन द पब्लिक डोमेन। सब लोगों को जानकारी हो कि क्या हो रहा है, और इससे अगर सहायता मिलती है अच्छे परफॉर्मेंस से, हमारे
इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स को, so be it, we don't mind it. नहीं, the Shining India model was not exclusive of inclusive growth. You know, अब उस समय अगर if you want to take me back those 8.5 years, I would like to say that many of the innovations that we made at the central level in Vajpayee ji's government were all measures meant for inclusive growth. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किसने शुरू की? हम लोगों ने शुरू की। किसान क्रेडिट कार्ड किसने शुरू की? हम लोगों ने शुरू की। वाटरशेड मिशन किसने शुरू की? हम लोगों ने शुरू की। नेशनल वेयर हाउसिंग मिशन ये किसने शुरू की? हम लोगों ने शुरू की। एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट हम लोगों की देन थी। वैल्यू एडेड टैक्स में रिफॉर्म हम लोगों की देन थी। केंद्र में सेंड वैट हम लोगों की देन थी। सो वी डिड ए होल लॉट ऑफ थिंग्स विच वर मेंट टू एक्चुअली मेक द लाइफ ऑफ द आम आदमी शाइन। उसका गलत इंटरप्रिटेशन हो गया। वो जो इलेक्शन के स्लोगन होते हैं, दे कैन ऑलवेज बी ट्विस्टेड एंड एवरी पोलिटिकल पार्टी therefore has to be very very careful. तो शाइनिंग इंडिया का ये मतलब नहीं था कि मुंबई और दिल्ली और कोलकाता और चेन्नई शाइन कर रहे हैं। शाइनिंग इंडिया का मतलब था गांव गांव में हम पहुंच रहे हैं और वहां पर हम विकास की किरण ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये था शाइनिंग इंडिया का, और वो था मॉडल हम लोगों का, जो और भी उसका इम्प्रूव मॉडल हमको राज्यों के गवर्नेंस में आज के दिन दिख रहा है, बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के गवर्नेंस। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल जो उद्घाटन भाषण किया उसमें उन्होंने एनडीए को नेशनल डेवलपमेंट अलायंस कहा। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ साथ ये भी कहा कि इट्स ए नेशनल डेवलपमेंट अलायंस। और आज से नहीं, कई वर्ष पहले से हम लोग विकास को चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। 2003 का जो राज्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें ये शब्द आया बीएसपी, बिजली सड़क पानी, वो इसी के चलते आया कि हम लोगों ने इसको मुद्दा बनाया। तो विकास चुनाव का मुद्दा बने, इसके लिए बीजेपी प्रयासरत रही है। लगभग 1 दशक से हम इसका प्रयास करते रहे हैं कि वी शुड ब्रिंग, केंद्र बिंदु में विकास हो। इससे हम इनकार बिल्कुल नहीं करते हैं कि केंद्र बिंदु विकास होना चाहिए, हमारी नीतियों का, हमारे कार्यक्रमों का। और हम जनता के बीच में जाके अगर कहते हैं विकास हमारा केंद्र बिंदु है, तो चांसेस हैं कि चुनाव में भी विकास केंद्र बिंदु बनेगा और बनना भी चाहिए। No, I said there we have been told of instances where this kind of management has taken place. So I am not repeating it in her words, but I am definitely making the statement that this government has created a situation where it is easy to extract a judgment which they want. देखिए, जहाँ तक EMIs का सवाल है, EMIs पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती हैं कि बैंक्स में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट क्या है। EMI को बैंक के प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट से अलग करके आर्टिफिशियली कम नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए जब तक पूरी अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज के दर सॉफन नहीं होंगे, तब तक केवल EMI में उनको कम करना मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा, जब तक कि भारत सरकार उसको सब्सिडाइज नहीं करे। तो एक तो ये था। दूसरा कि जहाँ तक ATMs का सवाल है, मेरी जानकारी में है कि पहले हर बैंक के ATM होते थे। अब सारे बैंकों ने मिल के तय किया है कि सारे बैंकों का एक ही ATM होगा, और ATM को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए अलग से एक कंपनी रहेगी, और वो कंपनी ATM ऑपरेट करेगी और सब बैंक उसके ग्राहक बनेंगे।
और उससे पैसे निकलेंगे भी और पैसे जमा भी हो सकते हैं। तो चिदम्बरम साहब ने कल कोई नई बात नहीं कही है, ये बात कुछ अरसे से चल रही है कि इस प्रकार की व्यवस्था बैंक्स करेंगे। आपका हाँ नहीं, एक मिनट, उनका मुलायम सिंह जी ने कहा है कि थर्ड फ्रंट की ही सरकार बनेगी। हम उतने ही जोर से कह रहे हैं कि अगले चुनाव के बाद एनडीए की ही सरकार बनेगी और थर्ड फ्रंट के सरकार की दूर दूर तक कोई गुंजाइश हम नहीं देखते हैं। हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सीबीआई का, उसमें बहुत सारी खामियां हैं और हम लोगों ने 2G के बारे में भी यही कहा है कि जैसे चिदम्बरम साहब से सवाल भी नहीं पूछना। तो कहीं न कहीं ये इसी बात को पुष्ट करता है कि सीबीआई को दुरुपयोग हो रहा है, कहीं न कहीं उसमें राजनैतिक हस्तक्षेप हो रहा है और कहा जा रहा है ऐसा करो ऐसा मत करो। ये सही नहीं है और इसीलिए इसमें एक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। आपका दूसरा सवाल था हिंदुओं का जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो इसके पहले भी लोकसभा में ये मामला उठाया था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने और सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिला था कि सरकार इसको बहुत गंभीरता के साथ, मजबूती के साथ पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाएगी। क्या हुआ नहीं पता है क्योंकि इस मुद्दे पर अभी कोई संसद में बयान नहीं आया है। लेकिन पलायन हो रहा है हिंदुओं का, ये बहुत ही चिंता का विषय है। लॉन्ग टर्म वीज़ा देने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से आप उनको यहाँ पर शेल्टर दे रहे हैं, देना भी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है, हमारे प्रवक्ताओं ने कहा है कि एक तो पाकिस्तान सरकार के साथ इसको फिर से मजबूती के साथ लेना चाहिए और दूसरी बात है कि जो माइनॉरिटीज़ की स्थिति है पाकिस्तान में, उसको अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स में भी अब उठाना ज़रूरी हो गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बने इस काम के लिए कि वो माइनॉरिटीज़ की रक्षा करें। वहाँ से भाग के चले आना उसका सलूशन नहीं है, उसका सलूशन है वहीं पर रहकर सुरक्षित रहना। हम आपके माध्यम से सारी दुनिया को बता रहे हैं कि क्या हो रहा है और सच पूछिए तो न केवल इस विषय पर बल्कि किसी विषय पर हमें लगता है कि इस सरकार से बातचीत करने का कोई नतीजा नहीं निकलता है। हम क्यों याचक बन के जाएं उनके सामने? है हमारा जो अधिकार है, उस अधिकार की मांग हम करेंगे, उस अधिकार को लेके रहेंगे। लेकिन इसमें कोई याचक बनने की आवश्यकता नहीं है कि हम जाएं भीख का कटोरा लेकर कि आप ये कर दीजिए। और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी राज्य भीख का कटोरा लेकर केंद्र के सामने आए। और मैं आपको बता रहा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को मैं और आपको बता दूं कि जब मैं वित्त मंत्री था तो E.K. नायनार केरल के मुख्यमंत्री थे, कम्युनिस्ट CPM के थे। उन्होंने, वो भी वित्त मंत्रालय के रिकॉर्ड्स में वो होगा, उन्होंने मुझे पत्र लिखकर इस बात की बधाई दी थी कि आपने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, हमारी मांगों को माना और आपने इसमें कोई राजनीति नहीं की। ये था हम लोगों का अप्रोच। और आज की सरकार का अप्रोच क्या है वो मैंने आपको बताया। नहीं, you must understand this. You know, there is something to be understood in this whole process. Number one, that the decision-making authority rests with the Government of India. The states are merely recommendatory bodies. Okay? And they will make recommendations in the light of the interests of the state. Okay? If somebody is promising them cheap power, which is vastly cheaper than what is being dished out by the Government of India, and the additional coal is supposed to be consumed by that new power plant, that was the recommendation which Madhya Pradesh made.
And this is also Chhattisgarh, Jharkhand, other states are being accused. You made the recommendation. A government which has completely violated the established constitutional norms as far as federalism is concerned is a government which is swearing by federalism when it comes to coal gate. कि चीफ मिनिस्टर ने लिख दिया, अरे चीफ मिनिस्टर ने लिखा, उन्होंने सिफारिश की, आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर हु वाज द मिनिस्टर इन चार्ज, ये लोग क्या कर रहे थे? हमने सुना श्री प्रकाश जायसवाल को, वो कह रहे थे कि जब चीफ मिनिस्टर ने सिफारिश कर दी तो हम सेक्रेटरी की बात कैसे मानते? और हम उनको 100 उदाहरण दे सकते हैं जिसमें उन्होंने सेक्रेटरी की बात मानी और चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानी. तो दिस कांट बी कि whenever it suits us then we'll become very federal, and whenever it doesn't suit us we'll become unitary and listen to the secretary. The states have a right to make a recommendation with regard to major minerals, but there are any number of instances in this coal gate where there is no recommendation of the state government. उनको कोल ब्लॉक कैसे मिल गया? एक केस में कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ने रेकमेंड किया, जहां नहीं रेकमेंड किया वहां कैसे दे दिया? This is nothing but trying to find an alibi. It is the government of India which is solely responsible. हम लोग कभी ये इस तरह का बचाव करेंगे कि अंडर सेक्रेटरी ने नोट लिख दिया तो मैं क्या करता मिनिस्टर की तरह, मुझे उससे तो सहमत होना ही था? ये कोई आर्गुमेंट है? The responsibility rests squarely with the person who is supposed to take the final decision. The inputs are immaterial. It is the final decision maker who must be held responsible. असम के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि he always suspected that there was a Pakistani hand behind it. It's a chief minister, Congress chief minister of a state which has been affected, who is making this statement. So, clearly it is an intelligence failure. Clearly it is a failure of Government of India being unable to prevent this Facebook or what is it called, social media attack on India. It was a social media aggression against India which was unleashed by Pakistan. And no less a person than the Home Secretary of the Government of India is saying this. Very serious matter. And here again, हमारे गृह मंत्री ने यहाँ से और किसी से बात नहीं की, एक चीफ मिनिस्टर से बात की और वो थे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर. कई राज्यों से पलायन हो रहा है. कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, कर्नाटक के गृह मंत्री को जैसे ही पता चला कि लोग स्टेशन पर जमा हो रहे हैं, स्वयं पहुंच गए वहां पर. इतना सब कुछ किया कर्नाटक ने. इनको भी यही अकल आई कि कर्नाटक के सीएम को पूछो और किसी को मत पूछो. अगर असम के मुख्यमंत्री को ये सस्पिशन था कि पाकिस्तान का हाथ है तो उन्होंने क्या भारत सरकार को बताया? और अगर बताया तो भारत सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की? ये सारे प्रश्न भी इसमें उठेंगे. सिर्फ कह देने से कि पाकिस्तान से आ गया, ये काम नहीं चलने वाला है.